हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। शानदार। तो आज हम लोग जो लेक्चर लेके आए हैं वही अपना पुराना लेक्चर लेक्चर नंबर 3 है उसका। लेकिन आज के लेक्चर में इंफॉर्मेशन ज्यादा है। मैंने आपको बताया था पहले ही धीरे धीरे कि आप सभी लोग बिल्कुल फोकस रखो अपने पॉइंट पे। और दो तीन बातें बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। एक ये कि आपका जो पहला लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी था। जो दूसरा लेक्चर गया आपके यहाँ पे उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द आपके सामने चीजें रखी कि भाई देखो ये ऐसे जो है दांत वात चलेगा। और धीमे धीमे आप भी मेरे साथ रूबरू हुए। तो अब टाइम है कि मैं आपको थोड़ी सी स्पीड दूं और धीमे धीमे आपके यहाँ पे चले। लेकिन याद रखना, जहां पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगेगा जैसे लार ग्रंथियों की जो नलिकाएं होती हैं उनका, या आपके यहाँ पे जो स्वाद ग्रंथ जो स्वाद कलिकाएं होती हैं आपके जीभ पे उनका, या वाल्डेयर रिंग्स आएगी अभी रास्ते में, इन सब का पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। यानी एक एक पॉइंट आपको बहुत क्लियर कट लेके चलना है और सबसे शानदार तरीके से। तो रेडी आप सभी लोग, जल्दी से बोलिए यस। क्या आप अध्याय 3 में दंत सूत्र के लिए रेडी हैं? क्या आप अध्याय 3 में लार ग्रंथियों का विस्तृत वर्णन के लिए रेडी हैं? क्या आप सभी मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, सभी मेरे बच्चे जीभ के ऊपर पाए जाने वाले स्वाद कलिकाओं को पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। सर जी, आज का जो अपना है गोल वो है दंत सूत्र। और आज जो दंत सूत्र मैं आपके सामने रखूंगा ना, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा दंत सूत्र आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। सर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 0 2, मतलब ऐसे ऐसे आपके यहाँ पे कई। हमने कहा तो मेरे साथ बैठो, आपको दिखाता हूं कई ढेर सारे डेंटल फार्मूला जो शायद आपने सुना ही ना हो इसके पहले। मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। तुमने पढ़ा है ना? तो आओ बताओ मुझे। अच्छा, जब मैं तुमसे पूछूंगा क्या इसके पहले पढ़ा था, नो डाउट तुम्हारे कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं सच में। बट मैं चाहता हूं कि उससे भी शानदार तुम्हारे कमेंट्स, मतलब बिल्कुल फोड़ देना बिल्कुल आज की क्लास के अंदर। कमेंट्स भाई साहब ओवरलोड होने चाहिए। तो रेडी सब लोग? हाँ, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं तो अगर तुम्हें कुछ भी मतलब अभी तो बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर तुम लोगों को कुछ भी सजेशन देना हो ना, तो मतलब आगे अपने नाम, जैसे तुम्हारा नाम के बाद कमेंट आता है, तुम मतलब कैपिटल लेटर में लिखना सजेशन, तो वो मैं जरूर पढ़ूंगा। ऐसे सर बहुत शानदार, मजा आ गया सर लेक्चर में, बहुत शानदार सर, थोड़ा स्लो चल रहा है सर, ये मजेदार नहीं होता, ये तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर आपको कुछ बोलना है मुझसे ना कमेंट्स में, तो आप कैपिटल में सजेशन लिखना, या कुछ भी, मतलब आप कैपिटल लेटर में सजेशन लिखना। मैं बता रहा हूं आपको कि मैं जरूर पढ़ूंगा फिर उसे। अब सुनो ध्यान से, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, बस उर्दू तक, ज्यादा नहीं, उर्दू भी नहीं आती है ना उतनी ज्यादा, तो हिंदी में लिखिएगा। तो ध्यान से सुनिए, गौर से देखिए। दंत सूत्र देखने वाले हैं, लार ग्रंथियां देखने वाले जो कितने प्रकार की होंगी, 3 टाइप की। जिह्वा देखनी है जो मांसपेशीय है, और स्वाद कलिकाएं देखनी है जो कि आपके यहाँ पे 4 प्रकार की पाई जाएंगी आपके जीवा पर, और विभिन्न प्रकार के आपके यहाँ पे स्वाद स्वाद इंद्रियों को क्या करेंगी, रखेंगे अपने पास। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले दंत सूत्र देखते हैं। दांत के सारी की सारी संरचनाएं देख चुके थे, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं इनके खूब शानदार नोट्स और डेंटल फॉर्मूला। तो फोटो मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ पे शानदार तरीके से। स्टार्ट करते हैं दंत सूत्र। तो सबसे पहला जो आपके यहाँ पे हेडिंग जाएगा वो जाएगा दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला। लेकिन वयस्कों में, किसमें आपके यहाँ पे? वयस्क मतलब एडल्ट है ना, तो मैं एडल्ट बोल दूं। आज सब हर कोई जान रहा है कि एडल्ट क्या होता है। ADULT, एडल्ट। यानी एडल्ट में क्या? एडल्ट में क्या? फिर से सुनना ध्यान से। दंत सूत्र क्या बेटा? बोलो मेरे साथ साथ, दंत सूत्र बोलो। यानी कि एडल्ट में क्या करने वाले हो? दंत सूत्र देखने वाले हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश में अगर बोले इसको तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट। एडल्ट। कोई मेरा बच्चा मेरी क्लास के अंदर बैठा हुआ है,
शुरू करते हैं आपके यहां पे डेंटल फार्मूला चिल्ड्रन से एडल्ट तक, है ना। इधर देखना, CHILDRENS, चिल्ड्रंस से एडल्ट तक। अब आएगा मजा। चलो मेरे साथ साथ बताओ सब लोग, आवाज आ रही मेरी परफेक्ट? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? मतलब मिस्टर इंडिया तो नहीं हो गया हूं ना? धन्यवाद। क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? ओके, थैंक यू सो मच आपके इतने शानदार रिस्पॉन्स के लिए। लेकिन मेरी बात को बहुत गौर से सुनोगे तो खूब मजा आएगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। इधर सुनो ध्यान से, चिल्ड्रन से एडल्ट तक दंत सूत्र क्या होगा? डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट। अब सुनना ध्यान से, मैंने लिखा डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट के पहले क्यों ना हम लोग डेंटल फॉर्मूला ऑफ चिल्ड्रन देख ले। चिल्ड्रंस, चलो भाई लोग, सब लोग रेडी ना? तो ये बताओ, आपने कौन सा डेंटल फार्मूला अभी तक पढ़ते हुए आए हो? आपने कहा सर क्या बात करे, 2102 ऑब्लिक 2102 सर इंटू, इधर देखिए सर, तमीज से लिखते हैं। हमने कहा हाँ, इक्वल टू क्या लिखा आपने? इधर देखो ध्यान से, 5 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, इक्वल टू 10, दोनों मिला के 20। ना दिखाना इस फार्मूले को अलग सर को, वरना वो बोल देंगे अमित सर तेरे गलत पढ़ा रहे हैं। बेटा ये कैलकुलेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर की आंखों के सामने भी नहीं जाना चाहिए, वरना सब हम लोगों के ऊपर हंसेंगे और कहेंगे और पढ़ो बायो, तुम्हारी फिजिक्स और मैथ पूरी तरीके से बर्बाद होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन देख के किसी के माइंड फ्यूज हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस डेंटल फार्मूला से आपका टीचर ये प्रदर्शित करना चाहता है कि ये डेंटल फार्मूला आधे क्या, आधे जबड़े पर पाया जाता है। जबड़े पर दांतों के विन्यास को प्रदर्शित करता है। दांतों के व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। कैसा रहा पॉइंट? चलो बोलो मेरे साथ साथ, ये दंत फार्मूला आपके अपर और लोअर जबड़े पे दंत विन्यास को प्रदर्शित करता है। बोलो यस या नो? नो। ये आपके दोनों जबड़ों पे दंत विन्यास को प्रदर्शित करता है? नो। ये आपके आधे जबड़े पर, यानी कि आधे और किसी एक, या तो ऊपर या तो नीचे। सुनो ध्यान से, ये दंत फार्मूला, ध्यान सुनो, ये दंत फार्मूला आपके आधे जबड़े या तो ऊपर या तो नीचे पाए जाने वाले दंत विन्यास को या दंत व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। यस या नो? है ना मजेदार पॉइंट? तो ये दंत व्यवस्था को प्रदर्शित, यानी कि आपके जबड़े पर, आपके आधे जबड़े पर कि ऊपर और नीचे, जो ऊपर वाला है वो अपर, UPPER अपर, और जो नीचे वाला है वो लोअर। ये ऊपरी और ये निचले जबड़े पर, आधे जबड़े पर दंत विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। जो आपने लिखा है 2102, इसकी कल्पना करो जरा ध्यान से। कल्पना करो, कल्पना, आपके घर में 4-5 साल का बच्चा है, पकड़ के लाओ जाके, बैठ इधर। 6 साल के बच्चे को बैठ, क्या हुआ भैया? चुप रहो, अमित सर पढ़ा रहे, चुपचाप सुनो।
अब पकड़ो उसका जबड़ा नीचे से ऐसे और गिनना शुरू करो यहां से, 1 2 3, तीसरे में नकीला दांत, 1 2 3, तीसरे में नकीला दांत, 4 5, अरे खत्म। 1 मिनट रुक, 1 2 3 4 8, खत्म। हाँ सर, तो 5 ही तो होगा। अरे नहीं रे बेवकूफ, 5 नहीं होगा, और होना चाहिए था। क्या बात कर रहे हो आप? आपने क्या लिखा है, 5 दांत ना? नहीं, यही तो कहानी में ट्विस्ट है सर जी। मैंने 5 दांत लिखाए हैं आधे जबड़े में, लेकिन 1 2 3 4 5, गैप कहां गया भैया? गैप मिल ही नहीं रहा है, गैप ऐसा ना चाहिए। 1 2 3, अरे रे 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 रे, खाली है। 4 5, ये खाली क्यों है? क्या आपने जब दंत फार्मूला लिखा तो आपने जो खाली रिक्त स्थान थे, जब उनको खोजना शुरू किए तो वो आपके जबड़े पर दिखाई दिए कि नहीं? ये आंसर मुझे चाहिए। नहीं सर। और तुम लोगों को शानदार बात बताता हूं, जाओ और जाके पूछो कि अगर 2120 डेंटल फार्मूला लिखा गया है तो ये डेंटल फार्मूला के साथ आप जरूर लिखिए, ये है आई इंसीजर, ये है सी कैनाइन, ये है पीएम, और ये है एम। तब ये होगा जो इंसीजर है वो 2 है, जो कैनाइन है वो 1 है, जो प्री मोलर है वो अभी आए ही नहीं बच्चे में, और जो मोलर है वो 2 है। तो जबड़े पे इस प्रकार से दंत विन्यास को, यानी कि दंत की व्यवस्था को हम लोग किसके फॉर्मूले पे रखते हैं कि कौन है कृतांक, कौन है रदनक, कौन है चवर्णक, कौन है अग्रचवर्णक, कौन है पश्च। तो अग्रचरणक कौन है और पश्च पे कौन है, या नॉर्मली चरणक बोलते हैं। तो जब भी चवर्णक बोलोगे तो आपके दिमाग में ही होना चाहिए, अग्र है तो प्री और पश्च है। कहने का तात्पर्य यह है, सिर्फ और सिर्फ कहने का तात्पर्य सर जी सिर्फ इतना है कि आपको ये देखना है। सर एक बात बताओ, आपने कहा कि अगर हम डेंटल फार्मूला इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, आप सबको सुनाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, सुनाई दे रहा है ना? ओह वेरी गुड, आप सबको सुनाई दे रहा है। तो मैं ये कहूंगा, पहले ये बताओ, मेरे साथ साथ बोलो, क्या आप में से किसी भी बच्चे को इस डेंटल फॉर्मूला में ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि कौन सा आपके यहाँ पे कौन सा दांत है? प्लीज, अगर ये फॉर्मूला है तो पहले मेरे साथ साथ और रट लो। ये है सबसे पहला ये है कृतांक, ये है रदनक। बोलो मेरे साथ साथ, इंसीजर को क्या बोलोगे? कृतंक। इंसीजर को क्या बोलने वाले हो? कृतंक। और कैनाइन को क्या बोलने वाले हो? रदनक। कैनाइन को क्या बोलने वाले हो? रदनक। और प्री मोलर को क्या बोलने वाले हो मेरे बच्चे बताओ? अग्र। अग्र चर्वणक। और इसको क्या बोलने वाले हो? चर्वणक। बोलो मेरे साथ साथ, जय हिंद नहीं बोलना, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, क्या बोलने वाले हो? इधर देखो, इंसीजर कृतंक, कैनाइन रदनक, प्रीमोलर अग्रचर्वणक, मोलर चर्वणक। अब इसके बाद में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर बोलने वाला हूं। बोलो मेरे साथ साथ एक लास्ट बार, इंसीजर को क्या बोलोगे? कृतंक। चलो ठीक है, उल्टा बोलते हैं, कृतंक को क्या बोलने वाले हो? आई इंसीजर। कैनाइन को क्या बोलने वाले हो? रदनक। प्रीमोलर को क्या बोलने वाले? अग्रचर्वणक। और आपके यहां पे मोलर को क्या बोलने वाले हो मेरे बच्चे? चर्वणक।
तो ये जो आपके यहां पे शानदार शानदार पॉइंट्स आए हैं, ये कहां पे आए हैं? डेंटल फॉर्मूला पे। हटाते हैं। तो अगर आप डेंटल फॉर्मूला को इस तरीके से लिखते हो, ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, DENTAL, डेंटल फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला, मनुष्य का दंत सूत्र क्या होगा? तो आपने कहा सर इसको लिखने के लिए हमें पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर लिखना होगा। हमने कहा ओ मेरे बच्चे सुन, दोबारा बोलना। कृतंक किसको बोल रहे हो? इंसीजर को। रदनक किसको बोल रहे हो? कैनाइन को। अग्र चरणक किसको बोल रहे हो? प्रीमोलर को। और चरणक किसको बोल रहे हो? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो सर जी ये हुआ आपके यहां पे पॉइंट मजेदार। तो आपने कहा सर इसी को फॉलो करते हुए, किसको? इसी को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे? डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे। हमने कहा ठीक है। अब बताओ छोटे बच्चे का डेंटल फार्मूला क्या हुआ? आपने कहा सर ये देखो 2 1 0 2 इंटू 2 इक्वल टू 10। वेरी गुड। 2 1 0 2 इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू 20। यहां तक आपको कोई दिक्कत? हमने कहा नहीं है। अगर तुमसे पूछा जाए कि छोटे बच्चों में दंत सूत्र की व्यवस्था को जबड़े पर उनकी स्थिति के अनुसार लिखें, उनकी स्थिति के अनुसार लिखें, तब आपको लिखना पड़ेगा 2 1 2 0 2 1 2। 0 लिखना ही नहीं है। 2 1 2 इंटू 2 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 20। आपने कहा सर क्या ये डेंटल फार्मूला सही है? हमने कहा जब तक लैंग्वेज ना दी जाए तब तक सही है। जब तक परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी के पास ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं आती है कि दंत सूत्र को उनके व्यवस्था क्रम में लिखें। जब वो व्यवस्था क्रम होगा तब वो कैसे व्यवस्थित है हमें ये बताना है, और दंत सूत्र को उनको सूत्र के अनुसार रखें, तब आपको ये फॉर्मूला चिपकाना है। आपने कहा सर कई ढेर सारे लोग ये डेंटल फार्मूला बताते हैं। हमने कहा उनमें से मैं भी हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि मैं लिखूंगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, मैं ये फार्मूला लिखूंगा और बोलूंगा प्रीमोलर अनुपस्थित होते हैं, स्टार बना के लिखूंगा। क्या? मैं लिखूंगा अग्र चर्वणक अनुपस्थित होते हैं। आपने कहा सर ये डेंटल फार्मूला आपके हिसाब से सही नहीं है। हमने कहा सही है, लेकिन अगर आपने इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर के फ्रेम में लिखा है तो। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे ही चिपका दिया है, अगर आपने इसको ऐसे ही चिपका दिया है, हमने कहा बेटा रमेश सुन रहे हो ना, इधर देखो, हमने कहा डेंटल फार्मूला लिखो, आपने लिखा सर चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रन। हमने कहा हाँ चिल्ड्रन का लिख दो, तुम्हें चिल्ड्रन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एडल्ट का भी देखेंगे। आपने लिखा सर इधर देखो 2 1 2 0 ऑब्लिक 2 1 2 1 0 2 इंटू 2 इंटू 2 10 10 इक्वल टू 20। हमने कहा गलत, गलत। या तो आप जब ये डेंटल फार्मूला लिखो तो आपके सामने इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, रदनक, चर्वणक, रदनक, कृतंक, कृतंक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक आने चाहिए। आपने कहा हाँ सर ये मिस्टेक हो गई। हमने कहा समझ में आई? सर अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो क्या डेंटल फार्मूला गलत हो जाएगा? यस सर। क्यों? क्योंकि अभी जब मैंने तुमसे कहा था तुम अपने छोटे से बच्चे को, छोटू को पकड़ के लाओ अपने घर में। यस आप पकड़ के लाए। सर लाया था। दांत गिने थे? हमने कहा यस सर गिना था। गुड़िया इधर देखो ध्यान से, रानी
इधर देखो प्रीति, आप भी। नेहा ध्यान से देखो बेटिया, इधर देखो ध्यान से। जब आप दांत अपने छोटे भाई का गिन रही थी तो इधर देखो, पहली बात तो शेर के मुंह में हाथ डालने जा रहे हो, सोच लेना। छोटे भाई की दीदियों से बहुत कम पड़ती है, मारपीट खूब होती रहती है। तो इधर देखो, आपने शेर के मुंह में हाथ डाल के दांत गिनना शुरू किए। 1 2 3 4 5। जानते हो क्या है ये? लगातार दांत थे, बीच में कोई गैप नहीं था। तो भैया, आपके दांतों में गैप नहीं था, रिक्त स्थान नहीं था। क्यों? क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? एकता कपूर की सीरियल की तरह रिएक्शन देते हैं ना। अगर आपके दांतों के बीच में गैप होगा या रिक्त स्थान होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डायस्टमा। और डायस्टमा को बोलते हैं, इधर देखो, TOOTH, टूथ, गैप। यानी दांतों के बीच में रिक्त स्थान। और ये करेक्टर किसका है? बोलो मेरे साथ साथ, किसका है ये करेक्टर? खरगोश का। किसका है? खरगोश का। तो डायस्टमा कंडीशन जो है, डायस्टमा कंडीशन जो है, ये प्रदर्शित करती है कि वहां पे टूथ गैप है ना? मजेदार। और हमने जब अपने छोटे भाई की जबड़े में मुंह हाथ डाल के उसके दांत धीरे धीरे गिनने शुरू किए ना, वहां पर कोई भी टूथ गैप नहीं था। मेरी बात बहुत क्लियरली सुनो, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई टूथ गैप नहीं था। आपको सुनाई दे रहा है ना सही, परफेक्टली? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आप ये देखो, तो अब बताइए, आपको बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आपके सामने जब कोई आपके सामने फॉर्मूला लिखे, 2102/2102 इंटू 2 इक्वल टू 20, या जितने भी फार्मूला मैंने लिखे हैं यहां पर, इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 10 10, ये सब सब सही है। शॉर्ट फॉर्म में सबसे बेहतरीन ये है। जैसे कोई फार्मूला लिखे तो ऐसे तुम धीरे से मुस्कुरा के पूछना, ज्यादा बेइज्जत नहीं करते हैं ना। जिसके पास नॉलेज होता है उसका घमंड नहीं होता, याद रखना। वो बिल्कुल अपनी बातें स्माइल करके पूछेगा, उसे आंसर पता है, वो लड़ेगा भी नहीं। वो चुप रहेगा, चुपचाप, अच्छा ठीक ठीक, गुड गुड, तुम्हें अच्छा पता है। असलियत तो तुम्हें पता है ना। जब तुम्हारे सामने डेंटल फार्मूला है, अच्छा अच्छा ओके, ये गैप होता है, जीरो क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो बोलेगा जीरो मतलब वहां पे कोई दांत नहीं होता। अगर जीरो कोई दांत नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के, हमारे यहाँ खोड़हर बोलते हैं, कि बच्चे के दांत में जगह हो गया है, खोड़ा हो गया है। तो ये बोलिए, कितने लोगों के यहाँ पे खोड़हर बोलते हैं? जितने लोगों के यहाँ पे बोलते हैं लिखिए। दांत टूट जाता है तो खोड़हर बोलते हैं, खोड़हर। मैं अवध से हूं तो अवध प्रांत में खोड़हर बोला जाता है टूथ गैप को। तो सुना ध्यान से, जिसके जिसके बाद दांत टूट जाए, टूथ गैप हो गया, तो उसको बोलते हैं। लेकिन दांत था तो। लेकिन अगर परमानेंटली वहां पे टूथ गैप है, ऐसा कह रहे हैं ये फॉर्मूला, तो तुम बोलो ये फॉर्मूला गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी दंत सूत्र के अंदर गैप वाली अवस्था नहीं पाई जाती है। क्योंकि गैप जो है वो खरगोश के लक्षण है। टूथ गैप को डायस्टमा बोलते हैं, और डायस्टमा मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? बोलिए मेरे साथ। यस, ये था पॉइंट। मजेदार चल रहा है ना? अब आपने कहा कि सर एडल्ट में भी बता दो। हमने कहा क्यों नहीं, एडल्ट में ही बताता हूं, इसको सुनो ध्यान से। लेकिन एक बात बताओ भाई, एक काम करो यहां पे, अंकित तुम बताओ ध्यान से, तुमसे पूछ रहा हूं अंकित, है ना? तो अपना डेंटल फॉर्मूला बताओ ध्यान से। आपकी क्लास में बैठे हुए अंकित, अंकित का डेंटल फॉर्मूला। अंकित बोलो बेटे। अंकित बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। अंकित क्या सर गिन के बताऊं कि देख के? तो कैसे? हमने कहा गिन के बता दे सर। 2 1, हमने कहा धीरे धीरे क्यों, जल्दी लेकर। 2, हाँ 2, नीचे वाले में चले जाओ, किसी भी आदत पकड़ लो।
क्या हो रहा है अंकित, मेरा बच्चा? हाँ सर, ये तो 28 ही दांत आ रहे हैं। जब कभी ये फॉर्मूला लिखिए, आप दंत सूत्र पे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर लिखना कतई ना भूलें, क्योंकि आप जब लिख रहे हो तो ये परफेक्ट डेंटल फॉर्मूला बन रहा है। कितने दांत हैं आपके पास? अंकित तुम्हारी उम्र क्या है बेटे? सर नीट दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा। 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम। 16 से 17 साल का हूं सर मैं। अच्छा तुम लोग ये मत सोचना कि अंकित को मैं डायरेक्ट उठा लाता हूँ करेक्टर में। अंकित जो है ये मैं अपने जो टेलीग्राम पे तुम लोगों को ग्रुप बना है उसको मैं देखता रहता हूँ, कौन कौन से बच्चे हैं सब नाम देखता रहता हूँ, तो मजा आता है ना क्लास में प्रोनाउंस करके नाम लेना। जैसे अभी रानी बैठी हुई है, जैसे कि आपके यहाँ पे एक आर्यन बैठे हुए हैं, है ना, वो वाले आर्यन नहीं जो आजकल फंसे हुए हैं, ये अपना आर्यन, प्यारा सा क्यूट सा डॉक्टर आर्यन, है ना। तो इन्होंने बताया सर 28, तुमने कहा तुम तो 16-17 साल के हो। यस सर। तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? आपने कहा सर ये गलत बात है। सर आप बताओ, आप अपना गिन के बताओ, आप बताओ। हमने कहा ठीक है, ओके ओके। अरे मैं एडल्ट हूं रे, अभी अभी तुम वयस्क नहीं हो, अभी तुम टीनेजर हो, 16, 17, 18 में चल रहे हो। यू आर टीनेजर। और मैं हूं भैया 25 के प्लस। ADULT, एडल्ट, है ना। ऊपर किसके? 25 के आसपास। 23 से 21 से 20 से ऐसे भी स्टार्ट होता है कुछ रीजन में, जैसे कि राजस्थान का जो रीजन है वहां पे, है ना। यूपी और बिहार के आसपास से स्टार्ट होता है लगभग 23-24 के आसपास। हिल स्टेशन पे ये 25-26 ले लेता है, कभी कभी आता भी नहीं। एडल्ट का आपका यहाँ फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, 25 साल के ऊपर है। अब हम अपना गिनते हैं, 5 2 1 2 3 ऑब्लिक 2 1 2 3 इज इक्वल टू 8 8 × 2 16 इक्वल टू 32। इज देयर एनी डाउट टू एनी ऑफ माई स्टूडेंट? किसी को किसी प्रकार क्या किस संख्या या सुबह? ये है, ये है कृतंक, ये है प्रदनक, ये है अग्रचरण। किसके पेट में दर्द हुआ? चलो सर एटलीस्ट डेंटल फार्मूला खत्म। नहीं रे, अरे अमित सर अभी अच्छा एनसीईआरटी से बाहर जा भी नहीं रहा हूं मैं। बट प्रॉब्लम यह है कि एनसीईआरटी को बुरी तरीके से एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी तो एनसीईआरटी ने किसको दी है? मुझे। तो इसलिए मैं आपको खूब जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इसे। हम्म। आइए बताते हैं, अगला पॉइंट सुनिए, बहुत मजा आएगा। हमने कहा एक बात बताओ यार, कि जब तुम थे 7 साल के, तब तुम्हारे पास दांत था 2102, 2102, है ना। और जब तुम बने 25 साल के तो तुम्हारे पास दांत आ गया 2123, 2123। यस या नो? देखते रहना। तो ये बताओ, आपके जबड़े में कितने दांत द्विबार दंती हैं? तो मनुष्यों में द्विबार दंती का दंत सूत्र क्या होगा? दंत सूत्र
क्या है बोलिए। कितने दांत दो बार जमे? ए देखो, इतना दिमाग ना लगाओ, जो बचपन में आए थे ना उतना तो दोबारा आएंगे ही, और जो बचपन में नहीं आए थे अब आए हैं वो एक बार दंती हैं। ओ भाई, किस पे लिखना चाहते हो? तो दंत सूत्र पे लिखते हैं ना। अरे सर मजा आएगा, ये तो आपने सुपर से भी ऊपर वाला पॉइंट बताया। हमने कहा चलो ठीक है। तो फॉर्मूला निम्नलिखित है। मनुष्यों में द्विबार दंती का दंत सूत्र निम्नलिखित है। इधर देखिए भैया, कृतंक, रदनक, अग्रचरणक, चरणक। दिख रहा है आपको? लेख तो लिखो 2 1 0 2 ऑब्लिक 2 1 0 2 5 5 इंटू 2 10 10 20। दिक्कत में कोई कमी? ये दंत सूत्र जो आपके कौन थे, टेम्पोररी टीथ, यही मनुष्यों में द्विबार दंती का दंत सूत्र होगा। लेकिन आप बताओ मनुष्यों में एक बार दंती का दंत सूत्र क्या होगा? अब सुनिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में एक बार दंती का दंत सूत्र निम्नलिखित है। चलो, एक बार दंती का दंत सूत्र निम्नलिखित है। इधर देखो ध्यान से अगला पॉइंट। इसमें है कृतंक, रदनक, अग्रचरणक और चरणक। इस प्रकार से अगर आप डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो ये डेंटल फार्मूला मेरे बच्चे ऐसे लिखा जाएगा। बोलो, कृतंक जो है, मतलब आपके यहाँ पे कृतंक बोला जाए तो बचपन में भी थे आज भी हैं, तो ये एक बार नहीं आएंगे, ये दोनों बार आएंगे। तो एक बार दंती का डेंटल फार्मूला हो गया भैया 0। और 2 1 दोनों में आ रहा है। इधर देखो, 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, 1 इधर भी आ रहा है, 1 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, 1 इधर भी आ रहा है, 1 इधर भी आ रहा है। तो ये भी हो गया 0। तो 0 0 0 0 ऑब्लिक अग्रचरणक कितना था? 0 था। यहां कितना आया? 2 आया। तो लिखो झपाझप, यहां पे क्या लिखोगे? 2 और 2। लेकिन सर ये जो चर्मणक थे ये 2 थे, बाद में 3 हुए। तो हमने कहा ऐसे लिख सकते हैं 1 1। तो कितना बड़ा? 0 0 0 0 2 1 ऑब्लिक 0 0 2 1 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 6, हो गया 6 इज इक्वल टू 12। तो टोटल कितने दांत आपके यहां पे एक बार दंती थे? टोटल कितने दांत एक बार दंती थे? 12। दंत सूत्र बताओ। 0 0 2 1, 0 0 2 1 ये था। अब इस अर्थ के प्लेनेट पे मनुष्य के डेंटल फार्मूले से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जा सकता। यानी जाना और घुस के फोड़ना क्वेश्चन को बिल्कुल बराबर। तो बोलो, अब तुम्हें लग रहा है कि डेंटल फार्मूला तू आ जा। तो चलो बताओ मेरे साथ साथ, 2102 ऑब्लिक 2102 डेंटल फार्मूला बच्चे का है कि टीनेजर्स का है कि वयस्क क्या है? सभी बच्चे बोल रहे हैं बच्चों का है। ओ माय गॉड, बच्चे बोल रहे हैं बच्चों का है, क्या बात है, वेरी गुड। सभी युवा बोल रहे हैं। युवा भी रहने दो बे, ज्यादा हो जाएगा। एज फॉरकेट कर दो बस, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री खुद को भी युवा बोलते हैं ना।
तो लगेगा भाई युवा कहाँ तक है। राहुल गांधी भी खुद को युवा बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल अभी युवा बोल रहे हैं। तो सब लोग, अभी तुम शाहरुख खान को देखोगे वो भी युवा बोल रहे हैं खुद को, सब लोग अपने आप को युवा बोल रहे हैं। तो अगर ऐसे जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे युवा क्या है कौन है। क्यों, समाज में अपने खूब ढेर सारे युवा फैले हुए हैं, और हर आदमी युवा, वो कहते हैं हम अगर उनसे जब अच्छा आप युवा है, नहीं मेरी सोच युवा है, अब खत्म बात। तो जितने भी पॉलिटिशियन से लेके फिल्मी हस्तियां हैं, दे ऑल आर यूथ, सभी के सभी युवा हैं। हम उनको छोड़ते हैं, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, अपना काम पढ़ना है, इस पे फोकस करते हैं। और ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप बहुत ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, थोड़ा सा इधर देखो ध्यान से। अगर सभी लोग इस तरीके से अपने आप को इम्पोज करने लगे, सभी लोग इस तरीके से अपने आप को इम्पोज करने लगे, तो हमें ये देखना है कि हम कौन है, हमें अपने से अनुसार देखना है। तो 17 साल तक अगर आती है बात तो ठीक है, आगे चीजों को ध्यान से रखा जाएगा, ठीक ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट। मनुष्यों में दो बार इंटरफॉर्म। तो जब कभी युवा बोला जाए तो युवा में भ्रमित मत होना, देश युवाओं का है और चलता रहेगा, यू डोंट वरी, है ना। हमें क्या देखना है, अपना डेंटल फॉर्मूला। इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना, तो बस अब समस्या को करते हैं बाय बाय, और अगले अगले जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेते हैं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमने लार ग्रंथि को लिया था पहले कि लिया था क्या नाम है, जिह्वा को। तो देख लेते हैं क्या है, लार ग्रंथियां हैं, है ना। तो आइए लार ग्रंथियों को देखते हैं। एक बात आपको पता है, लार ग्रंथियां टोटल कितनी होती हैं आपके शरीर के अंदर? 3। लार ग्रंथियां आपके शरीर के अंदर 3 जोड़ी होती हैं। लेकिन अगर इसी लार ग्रंथियों को देखें हम लोग, तो ये 4 पाई जाती हैं। किस पे? जब हम लोग आगे चलेंगे तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, जब हम लोग रैबिट में देखेंगे तो ये 4 पाई जाती हैं, एक अलग से पाई जाती है, जिसे हम लोग फॉलिएट बोलते हैं, बट जरूरत नहीं है। तो लार एवं लार ग्रंथियां अगली हेडिंग है अपनी। लार एवं लार ग्रंथियां सबको दिखाई दे रही है। तो अब हम देखेंगे लार, और हम देखेंगे लार ग्रंथियां। लेकिन पहले हम देखेंगे लार ग्रंथियां, फिर हम देखेंगे लार का कंपोजिशन क्या है, पूरी तरीके से क्या है, पूरा पूरा कंपोजिशन लार का। तो छोटे छोटे फ्रेम में मजेदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत है लार ग्रंथियां, है ना। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट, मतलब एक फोटो भी बनाएंगे। पहले हम लार ग्रंथियों के प्रकार लिख लेते हैं, है ना। तो हमारे मुख गुहा में, मुख मुख गुहा में हमें 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथि पाई मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये लार ग्रंथियां कौन कौन सी होंगी? आप सुनते रहो, मजा आएगा आपको। इस बात की गारंटी पूरी मेरी है कि अगर आप अच्छे श्रोता बने तो आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर नहीं, आधे घंटे के अंदर सारी लार की कंपोजिशन, लार ग्रंथियां आपको मिलेंगी, ठीक ना। एंजॉय करो। आइए, सबसे पहले पहली होगी, पहली होगी
अधो जिह्वा, अधो जिह्वा, यानी इसको बोलेंगे सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, अधो। मेरे बच्चों, अधोजीवा एक ऐसी लार ग्रंथि होगी जो जीभ के ठीक नीचे पाई जाएगी। आप इन दोनों उंगलियों को इस अवस्था में लेके आओ, तब आपको पता चलेगा। आप हाथ जरूर धो लेना, ऐसे नहीं। तो हो गया अधोजीवा सबलिंगुअल, ये आपके जीभ के ठीक नीचे पाई जाएगी। इसको हम लोग सबलिंगुअल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। ये जीभ के नीचे पाई जाती है। ये जीभ के नीचे पाई जाती है। इसलिए इन्हें अधोजीवा कहते हैं। ये फ्रेन्यूलम के पास पाई जाती है। अब ये होगा फ्रेन्यूलम क्या है, तो इसमें लिखिएगा फ्रेन्यूलम, WFCT, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सफेद। इधर देखना ध्यान से, सफेद तंतुमय संयोजी उत्तक, सफेद तंतुमय संयोजी उत्तक, ये संरचना है जो जीभ को जीभ को निचले जबड़े से जोड़े रखती हैं। जबड़े से जोड़ के रखती हैं। बोलो यस या नो। तो जीभ के नीचे पाए जाते हैं, फ्रेनुलम के पास पाए जाते हैं। फ्रेनुलम क्या होती है? ये तीन बातें मैंने आपके सामने लगातार इसी व्यवस्था, इसी क्रम में पेस्ट कर दी हैं। बोलिए यस या नो। सही है ना? तो क्यों ना और भी एक पॉइंट शानदार लिया जाए। है ना? अगर आप अगर आप अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से देखोगे, है ना, तो अगर हम इस तरीके से मांसपेशी संरचना में जिह्वा की बात करते हैं, ये पोजीशन हो जीभ की, तो आप जरूर ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे कर्ण होंगे, है ना, तो इनके चारों तरफ, इनके इस तरफ आपके यहाँ पे क्या होगी? ग्रंथि होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे पैरोटिड ग्लैंड, है ना। जीभ के नीचे जो ग्रंथि होगी उसको हम लोग बोलेंगे अधोजिह्वा ग्रंथि।
इस तरीके से। और एक हो गया आपके यहाँ पे, इसे बोले सब मैग्जिलरो सब मैंडिबल। तो अगर आपको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। बहुत डेंजरस ह्यूमन बन रहा है, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लेना। खतरनाक हो गया ना फोटो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी अगली बार ड्राइंग अच्छी करके आएंगे, है ना। तो ये आपका कान है, इस तरीके से देखिए। तो ये ग्रंथि होगी एक, एक ये ग्रंथि होगी, और जिह्वा के ठीक। तो इस तरीके से तीनों की पोजीशन है। एनसीईआरटी में इनकी पोजीशन मैं आपको दिखा दूंगा, यू डोंट वरी, लेकिन इसको अभी ऐसे ही देखो, है ना। अभी ऐसे ही देखो, अभी इतनी घटिया फोटो में जाने दो इनको, क्योंकि आपको जरूरी है कि आप इनके फोटोज को इस तरीके से देखो, ठीक ना। तो अब आप अगला पॉइंट देखिएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। काफी हॉरर फोटो लग रही है, मुझे खुद ही गंदी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, गर्दन काट के रख दिया है, देख लेना। अगला पॉइंट है अधोजीवा सबलिंगुअल। जो सबलिंगुअल ग्लैंड हैं, तो ये खुलेंगी कहाँ पे? जीभ के पास, जीभ के नीचे पाई जाती हैं, और जीभ के पास खुलेंगी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड सही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मेरे ख्याल से सही है ना। अगला पॉइंट, इनमें एक डक्ट पाई जाती है। सबलिंगुअल ग्रंथियां, ग्रंथियां या ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है। एक नलिका पाई जाती है जिससे इनके स्त्रावण, इनके स्त्रावण जीभ के पास खुलते हैं। जीभ के पास। है ना। और इनको सबलिंगुअल डक्ट कहते हैं। सब LIN डक्ट, यूज डक्ट कहते, सब लिंगुअल डक्ट कहते हैं, है ना। आप प्लीज बहुत ध्यान से इसको देख लो, फिर मैं इसमें आपको और भी पॉइंट्स बता दूंगा, है ना। क्योंकि कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को। चलिए अगला लिखते हैं। सबलिंगुअल, अच्छा इनको एक और नाम से जानते हैं, उसका भी मैं चार्ट बना के आपको ये भी दिखाऊंगा कि इनको और भी नाम से, जैसे सबलिंगुअल डक्ट में आपके यहाँ पे ये कौन से आपके यहाँ पे डक्ट पाए, मतलब सबलिंगुअल ग्लैंड में कौन सी डक्ट पाई जाएगी,
और क्वार्टन्स डक्ट्स कहाँ पाए जाते हैं, स्टेंसन डक्ट कहाँ पाए जाते हैं, इसका भी एक चार्ट बना होगा लास्ट में, वो लास्ट उससे खत्म हो रहा होगा। तो अगला है आपके यहाँ पे कर्णमूल एवं पैरोटिड। कर्ण मूल, मूल मतलब जड़, कान के जड़ के पास, या पैरोटिड, पैरा पैरोटिड। मैंने क्यों बोला पैरोटिड, इसे बोलो तो बताता हूँ। पैरोटिड ग्लैंड क्यों बोला, पैरोटिड, इधर इसको इंग्लिश में लिखो, PARAOTID, पैरोटिड। क्यों बोला मैंने इनको पैरोटिड, और गलत भी लिख दिया मैंने, चलो हटाओ। PAROTID, पैरोटिड ग्लैंड क्यों बोला। पैरोटिड का मतलब ये होता है, इधर देखो ध्यान से, अगर तो सब लोग पढ़ो सुनोगे इसको पढ़ोगे तो ध्यान से, पैरा का मतलब पैरेलली, PARA, वही पैरेलली, यानी कि हम बोलते हैं कि भैया ये जो रोड है ना, इसी के पैरेलल रेलवे लाइन भी जा रही है, यानी साथ साथ जा रही है ना। तो पैरेलली ऑटिड यानी ओटिक, OTIC, ऑटिक यानी ईयर, ईयर यानी कान के बरोबर में पाई जाती है, यानी कान के बराबर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस रीजन में पाई जाती है, इस रीजन में। ये देखो मैंने फोटो में बनाया ना, ये कान है दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करूं, इससे ज्यादा फोटो बनानी नहीं आती। और ये पैरेलली इसके, है ना। कर्ण मूल का मतलब क्या हुआ, जो अगले ये बोल रहा है कर्ण मूल, कर्ण के आधार पर, आधार पर, यानी कर्ण के पास, कर्ण मूल, है ना। तो इसलिए इसको कर्णमूल या पैरोटिड बोलते हैं। ये सबसे मुख्य आपके यहाँ पे ग्रंथि है। तो अब की बार से थोड़ा सा इनका डक्ट भी बताते चलेंगे। तो कर्णमूल लिखिएगा यहाँ पर, और इसमें लिखिएगा स्टेंसन नलिका, इनमें स्टेंसन नलिका पाई जाती है, स्टेंसन नलिका पाई जाती है, नलिका द्वारा, द्वारा अपना सिक्रीशन, अपना श्रावण मुख गुहा में कर होते हैं। ये लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लार ग्रंथि है लार ग्रंथि है, यहाँ तक। और हाँ, पाचक रस, पाचक एंजाइमों का स्त्राव करते हैं, करते हैं, करते हैं। स्टार पर नहीं लिखोगे, लिखो। अगर इनमें वायरस का संक्रमण हो जाए तो इसको हम लोग गल सुआ रोग बोलते हैं, गलसुआ यानी मम्स, मम्स नामक रोग हो जाता है, जिसे हम गलसुआ बोलते हैं। आपके गाले गाल में सूजन हो जाती है। अगर अगर आपको गलसुआ हो गया तो दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से। मेल में, फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं मेरे बच्चे, मेल में गलसुआ के दौरान, के
के दौरान, गलसुआ के दौरान में वृषणों में यानी टेस्टिस में, इसमें TESTIS, टेस्टिस में टेस्टिस में सूजन देखने को मिलती है। टेस्टिस में सूजन देखने को मिलती है। देखने को मिलती, थोड़ा सा चल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा जा रहे हैं बस। यस या नो? तो ये हो गया अपना भैया तीसरी ग्रंथ, दूसरी ग्रंथि जिसका नाम था पैरोटिड ग्लैंड। ये इंस्टेंशन नलिका द्वारा अपना स्त्रावण मुख गुहा में करते हैं, ये सही है कि नहीं? दूसरा पॉइंट है कि ये आपके यहाँ पे लार्जेस्ट लार ग्रंथियां हैं, बिल्कुल सही है। पाचक एंजाइमों का स्त्रावण करते हैं, सही है कि नहीं? सही है, बिल्कुल सही है। वायरस का संक्रमण अगर हो जाए तो इसमें गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है, बात सही है कि नहीं? गलसुआ को हम लोग मम्स बोलते हैं, ये बात सही है कि नहीं? ये एक वायरल संक्रमण है, सही है बात कि नहीं? सही है। उसके बाद ये लास्ट में आता है कि अगर आपको गलसुआ होगा तो आपके टेस्टिस में भी सूजन होगा और टेस्टिस में थोड़ा थोड़ा सा दर्द रहेगा। तो अगर टेस्टिस में है दर्द तो संभल जाइए, हो सकता है आपको गलसुआ हो। आप अपने गाल को जाके देखो, हो सकता है वो सुआ हो, यानी सूजा हुआ हो, है ना? तो इसलिए उसको बोलते हैं गल सूजा हुआ, हुआ गलसुआ, ठीक ना? दिस इज द पॉइंट। कर्णमूल। आइए, कर्णमूल के बाद मैंने लिखा अधोहनु। अधोहनु यानी सब सब मैग्जिलरी ऑब्लिक सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सॉरी। सब मैंडिबुलर ग्रंथि, ग्रंथियां, सब मैंडिबुलर ग्रंथियां। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी? मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अधो मतलब अधोहनु मतलब सब मैग्जिलरी सब मैंडिबुलर, ये सब कुछ आपका है, पॉइंट है ना? सोचो, तो सब मैग्जिलरी सब मैंडिबुलर ग्रंथियां इस तरीके से हैं। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम सब मैग्जिलरी और सब मैंडिबुलर ग्रंथियों को देखें तो ये आपके यहाँ पे श्लेष्म का स्त्रावण करेंगे। किसका स्त्रावण करेंगे? श्लेष्म का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये श्लेष्म का स्त्रावण करेंगे, करेंगे, सही है ना? दूसरा पॉइंट, दोनों जबड़े की संधियों पे पाए जाते हैं। जबड़े की संधियों पर, संधियों पर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तीसरा, हम्म, ये 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 वार्टन्स नलिका द्वारा, किस कौन सी नलिका बेटा? वार्टन्स नलिका
द्वारा मुख गुहा में खुलते, मुख गुहा में खुलते हैं। मुख गुहा में खुलते हैं। बाकी सर जी इसमें कोई खास पॉइंट है नहीं। ये तीन आपकी लार ग्रंथियां हैं। अच्छा, एक और ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि। मैं मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इधर देखो। एक पाई जाती है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। मैं नाम लिख रहा हूं लेकिन प्लीज आप लोग इसको सुनना मत, मतलब समझो कि देखो तुम्हारे टीचर को बहुत आता है ना। बस याद रखना, जरूरत है ही नहीं, इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूं। INFRA, इंफ्रा, ORBITAL ऑर्बिटल। ये हम में नहीं, रैबिट में पाया जाता है। किसमें? RABBIT, रैबिट्स में पाया जाता है इंफ्रा ऑर्बिटल। तो ये हमारे काम की चीज नहीं है, इसको हम बाहर रखेंगे। इंफ्रा ऑर्बिटल रैबिट में। लेकिन अगर कोई बोले तुमसे कि क्या तुमने इंफ्रा ऑर्बिटल का नाम सुना है? हाँ सुना है, लेकिन अपने काम की चीज नहीं, रैबिट में पाया था, जाकर देख लेना। मतलब एटीट्यूड तो भाई साहब ओवरलोड होना चाहिए तुम्हारे अंदर सब्जेक्ट को लेके। और वो तभी होगा जब तुम्हें सब्जेक्ट आएगा यार। ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा कि नहीं एटीट्यूड दिखा रहे हो, सब्जेक्ट ना आ रहा है तुम्हें। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये थी आपकी लार ग्रंथियां। आइए लार का कंपोजिशन देखते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? लार का कंपोजिशन, लार में क्या क्या होता है। तो हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिए सभी लोग। कंपोजिशन ऑफ लार, यानी कि लार का कंपोजिशन। किसी को कुछ पूछना है? कोई भी डाउट, कुछ भी? क्या ले रहा हूं मैं कुछ पॉइंट निकाल रहा हूँ, है ना। एक यहां से निकालता हूँ पॉइंट, है ना। लार, लार, बहुत ध्यान से सुनना। लार का कंपोजिशन, लार में आपके यहाँ पे कई ढेर सारी चीजें होंगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, फिर बता रहा हूँ, है ना। लार में कई ढेर सारी चीजें होंगी, जैसे कि 92% वाटर होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वाटर के बाद आपके यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे, कुछ आपके यहाँ पे पाचक रस होंगे। तो आइए देखते हैं बहुत ध्यान से। लार में 98% वाटर, मैं 92 बोल दिया था गलती से, सॉरी, है ना। और लगभग 1% होगा एंजाइम्स, लगभग 1% होगा साल्ट, साल्ट। तो आइए चार बना के पहला पॉइंट लिखते हैं, एंजाइम। एंजाइम जो होगा, ए इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्या, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं ना, साल्ट को हिंदी में लिख देता हूँ, साल्ट, एंजाइम्स। और पानी पानी। तो जो एंजाइम होगा मेरे बच्चे, का नाम होगा क्या? फ्लेवरी एमाइलेज। हिंदी में लिखता हूँ, क्या लिखता
फ्लेवरी एमाइलेज, फ्लेवरी एमाइलेज। दूसरा होगा ये 6.8 pH पे कार्बोहाइड्रेट को डाउन करेगा, मतलब डैमेज करेगा। दूसरा होगा लाइसो जेड वाई लाइसोजाइम, है ना, एंजाइम हो गया, है ना। अगला पॉइंट देखिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। एंजाइम के बाद कुछ साल्ट हो, कुछ साल्ट हो, है ना। और ये साल्ट जो होगा इसमें होगा थायो साइनेट, है ना, होगा सोडियम क्लोराइड और H2। बेटे ये दोनों जो है आप यहाँ पे एंजाइम और साल्ट दोनों देख रहे हो, ये लास्ट में मैंने आपको दिया एंजाइम और साल्ट दोनों, ये बैक्टीरिया को किल कर देंगे। किसको? बैक्टीरिया को। इसको बोलते हैं बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिया मत लिखो। ज्यादा गड़बड़ कर रहा हूँ ना। बैक्टीरिया को किल करेंगे, किल, किल करेंगे यानी मार देगा, मार। सोचो, अगर आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को मार देने वाले एंजाइम और साल्ट पड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पानी को क्लीन करने की जरूरत है। बस आप अगर गलती से आपको कभी लगे, जैसे मान लो कि मैं था, तो मैं हम लोग इसके पहले, जब इसके पहले मैं काम करता था तो मैं जयपुर में रहता था। तो क्या होता था कि मैं शाम के टाइम जब क्लास हो जाती थी तो मेरा एक सूत्री कार्यक्रम होता था कि मैं घूम घूम के स्ट्रीट फूड खाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्ट्रीट फूड, थोड़ा थोड़ा सा खाता था। अच्छा, इसमें मेरा साथ देते थे मेरे एक अजीज दोस्त जो अभी भी जयपुर में ही है, एंड ही इज लीडिंग सम, ठीक है छोड़ो। तो वो थे, तो क्या था कि हम लोग बैठ के बढ़िया आराम से गौरव टावर के आसपास गोलगप्पे खाते थे, फिर कभी रोल खाते थे, कुछ चिकन रोल, पनीर रोल, जो कुछ भी मिलता था सब कुछ उधर उड़ाते थे, मोमो सब कुछ। तो क्या होता था, पानी नहीं मिलता था, मतलब पानी अगर तुम बोतल पानी मांगो तो उधर होता ही नहीं था। एक आध शॉप थी, कभी कभी वो बंद रहती थी आए दिन। तो मतलब मेरे साथ जो मुकेश सर होते थे वो भाई नहीं पीते थे पानी। नहीं यार अमित, बहुत गंदा पानी है, क्योंकि वो वनस्पति शास्त्री थे, उनको ज्यादा भाई आइडिया था नहीं। लेकिन मैं थेरा जूलॉजिस्ट मैं तो पूरी बॉडी पढ़ता हूँ पहले बैठ के। मैंने क्या किया, हमने कहा हे वाटर, तुम पहले मेरे मुख गुहा में जाओ, कुछ देर वहां वक्त बिताना, उसके बाद फिर मैं तुम्हें ग्रासिका और ग्रासनी से लेते हुए आपके यहाँ पे, ग्रासनी ग्रसिका से लेते हुए आपके यहाँ पे आमाशय में लेके चलूंगा। वाटर ने कहा ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। मैंने वाटर को एक ड्रॉप, एक ग्लास लिया, और मतलब एक ग्लास, मतलब एक कुल्ला पानी लिया, और मैं अपने बक्कल कैविटी में कुछ देर तक रख लिया आराम से। हम हम्म, 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 बात करता रहा, और उसके बाद पी लिया मैंने। जब मैंने पिया तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरी देखी देखा वो सर भी इससे ऊपर, अरे यार ये ग्लास बहुत गंदा है, सीधा डाला अंदर। अगले दिन लूज मोशन, अमित मैंने तुमसे कहा था मुझे बाहर पानी ना पिलाओ। हमने कहा भाई सुन, मैंने बायोलॉजिकल तरीके से पढ़ा, पिया पानी, और तू बॉटनी के लेवल से पिया पानी। डिफरेंस ना दोनों में। तुमने टच नहीं होने दिया ग्लास को, ऊपर से पिया। हमने कहा कुछ भी टच होने दो, क्योंकि अपन के बक्कल कैविटी में क्या है, थायोसाइनेट और लाइसोजाइम, और दोनों बैक्टीरिया को किल करते हैं। किल किल किल, क्या करेंगे, दे आर किलर। ये बैक्टीरिया के किलर है, बैक्टीरिया को किल कर देंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं बैक्टीरिया को वहां पर। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बैक्टीरिया को वहां पे कुछ मिलने वाला ही नहीं था, इसलिए आप यहाँ पे सबसे ज्यादा।
अगर आपके बॉडी में, अच्छा एक बात बताओ, पानी तो शुरू से ही गंदा था, कोई बैक्टीरिया आज तो आए नहीं है कि अरे नहीं अब तो पानी बहुत गंदा। इवन अब हम कुछ भी फिल्टर तो कर रहे हैं, हम जान पा रहे हैं, हम सजग हो गए, हम साइंस पढ़ने लगे हैं। वरना पहले के टाइम में सोचो, ये बैक्टीरिया वायरस ये सब तो बहुत पहले आ चुके थे ना। अब म्यूटेंट हो रहे हैं तो वो हमेशा म्यूटेंट होते थे, अपने जीन के अकॉर्डिंग वो हमेशा म्यूटेंट होते थे। लेकिन हमें कभी आरओ की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोटे से पानी पीते थे, मटके में भर के पीते थे। जब वो स्थिर हो जाता था नीचे तब उठाते थे और बढ़िया धीमे धीमे पीते थे पानी। आजकल लोग फ्रिज में रख के बोतल में और ऊपर से ऐसे ऐसे पीते हैं पानी, तो वो आपके सलाइवा में जा ही नहीं रहा, सीधा पाइप में जा रहा है। आपको सीधा पाइप में नहीं डालना था। इस वेस्टिब्यूल में जो मैंने अभी घुमाया है ना, इसमें पानी को घूमना है। यहाँ पे वो लार के सक्रीशन से ट्रीट किया जाएगा, और जब लार का सिक्रीशन पूरी तरीके से में घुल जाएगा, तब लार में पाए जाने वाले थायोसाइनेट और लाइसोजाइम उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मारेंगे, तब पानी को अंदर लेके जाएंगे। ये इम्यून सिस्टम है, इसे काम करने दो, वरना आप समझो आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। है ना शानदार बात। तो कहने का तात्पर्य यह है सर जी, कि जो इम्यून सिस्टम आपके शरीर के अंदर, आपके सलाइवा के अंदर पाया जाता है, आप उस सलाइवरी सिस्टम को शानदार तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो। और याद रखिएगा, जब सलाइवा आपके वाटर को ट्रीट करेगा, वो वाटर को पूरी तरीके से पाए जाने वाले सभी माइक्रोब्स को, किसको छोड़कर, बैक्टीरिया को छोड़कर सबको किल कर देगा। ये है थायोसाइनेट। सर हाँ, ये तो आप बात भूलिए। अरे सोचो, अगर हमें आरओ वाले पानी पीने के लिए भगवान ने ऊपर से भेजा होता, तो कहीं फिटिंग करके भेजता। ऐसा तो ना भगवान बोलेगा अब वत्स जमीन पर जाओ, अब तुम्हारी जमीन पे नीचे जाने का वक्त हो चुका है। लेकिन ये शरीर में इसी बात पे भेज रहा हूं कि जमीन पे जाती सबसे पहले घर में आरओ लगवा लेना, फिर पानी पीना। मनुष्य अपनी लापरवाहियों को और अपने बद दिमाग और बद तरीका जो होता है उसको टेक्नोलॉजी से ढक रहा है। कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हम आरओ का पानी पी रहे हैं और आरओ की जरूरत हमारे बॉडी में थी, तो भगवान जी इधर गर्दन में कहीं आरओ सेट करके भेजते कि भैया पानी नीचे जा रहा है, छान ले। और वो छने हुए पानी को कहीं ऐसे अंदर से ट्यूब से ले गए थे, किडनी में डाल के यूरिनरी सिस्टम से, पता चला एक गिलास पानी पिए, टुक 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 पानी नीचे गिरने लगा। क्या पॉइंट था इसका? इसका पॉइंट यह है कि अगर आपका पानी नीचे गिरने लगा, इसका मतलब यह हुआ कि आरओ अपना काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा कि जब आप पानी पीते हो, वो पानी आपके पहले बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा से खूब अच्छे से ट्रीट होता है, उसमें थायोसाइनेट और लाइसोजाइम अपना कार्य करते हैं। फिर भी अगर कोई बच गया, तो मिलेंगे स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच 1.8 पे। देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें वहां पर। तब भी अगर छूट गए, तो मिलेंगे इंटेस्टाइनल जूस में। तो हर एक लेवल पे हमने क्या कर गए, और तब भी छूट गए, तो उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, ऊपर आपको पता है क्या है? नहीं, मतलब माल्ट है। माल्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चलो ठीक है, ना जानो ज्यादा बेहतर है, अभी जानने की जरूरत नहीं उसको। माल्ट को मतलब ये समझ लो कि लिम्फेटिक ऑर्गन है वहां पे, लिम्फोसाइट्स हैं। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, दौड़ा दौड़ा के पूरे इंटेस्टाइन में ऐसा मारेंगे ना तुमको, सोच लो। तुम तब भी बच गए, तो तुम इन्फेक्शन कॉज कर सकते हो। लेकिन याद रहे, इन्फेक्शन में स्वेलिंग होगी, सूजन, स्वेलिंग होगी तो ब्लड आएंगे, और ब्लड में मैक्रोफेज होंगे, फिर बचना उनसे। देखते हैं कैसे बचते हो। आपकी बैंड बजा देंगे, सोच भी नहीं सकते हो आप। तो ये सारा तरीका था। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी भी बच्चे को? तो ये थी टोटल लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के बाद आता है अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है जिह्वा। है ना। आइए दिखाते हैं आपको पॉइंट। अब हम लोग किस पे जा रहे हैं आपके यहाँ पे? जिह्वा पे जा रहे हैं।
और याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीवा पे जाने से पहले आपको भी ये बात आनी चाहिए कि हम लोगों के यहाँ पे जीभ ना केवल स्वाद इंद्रियां हैं, जबकि आप जो बोलते हो ना उसको भी आप यहाँ पे जीभ क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करती है। कितना खींच के और कितना ज्यादा प्रेशर डाल के बोलना है, ये जीभ डिसाइड करते हैं। जो लोग जीभ का उपयोग ज्यादा करते हैं उनकी आवाज करेक्टरिस्टिक होती है, जैसे भाई साहब। तो अगर आपने खींचा तो ये क्या, अच्छा मैंने एक मैडम का वीडियो देखा तो बार बार, ये क्या है, ये है टेल। हमने कहा एक मिनट रुको, जीभ को रहने दो, बोल दो बच्चे से ये टेल है बेटा। टेल बोलोगे तो ही समझ में नहीं आएगा लोगों को। तो मैं कई लोगों के, जैसे मैं यूट्यूब पे भी वीडियो देखता हूँ, तो मुझे मतलब कई बार क्या लगता है कि लोग अपने जीभ को या अपनी वॉइस की फ्रीक्वेंसी को जबरदस्ती क्या करते हैं, खींच। उनको टेल बोलेंगे तो टेल ज्यादा बड़ी हो सकती है, या अंगद की टेल हो सकती है, या लंका दहन कर सकती है, या आपके यहाँ पे क्या मतलब वो रावण का घमंड तोड़ सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप बोल दो कि हाँ ठीक है ये टेल है और इस टेल का वर्क ये है, दैट्स इट। तो पॉइंट क्या है आपके यहाँ पे, आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट सर जी आपके यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे किसकी, आपके यहाँ पे जीभ की। ये एक मस्कुलर मांसपेशीय संरचना है और इसी को बहुत शानदार तरीके से अब हम लोगों को क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो हो गई आपके यहाँ पे जीवा। ये जीवा है, ये एक मांसपेशीय संरचना है। और हम सभी ये बात जानते हैं कि किस प्रकार की मांसपेशियां जीभ के ऊपर पाई जाती हैं। ये जीभ है। तो अगर हम बोले किस प्रकार की मांसपेशियां जीभ पे पाई जाती हैं, तो आप सबको पता है स्केलेटल। स्केलेटल यानी कैसी पेशी होगी, कंकालीय पेशी। कंकालीय पेशी, ये है कंकालीय पेशियों से मिलकर बनी होगी जीभ। जीभ पर अगर हम जाएं तो हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या मिलेंगे आपके यहाँ पे, कलिकाएं मिलेंगी, यानी पैपिला। पैपिला को अंकुर बोलते हैं, है ना। तो इस पे चार विभिन्न प्रकार के, प्रकार के अंकुर यानी पैपिला मिलेंगे। मिलेंगे, सुनते रहना, शानदार तरीके से आपको मजा आएगा। अब अगर तुम मेरे साथ साथ इस जीव की संरचना का निर्माण करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ नजर आएगा। ये इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड होगी, यानी कि डिवाइड नहीं होगी, मतलब ऐसे पाई जाएगी, है ना।
बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से संरचनाएं पाई जाएंगी, जैसे है ना। कुछ आपके यहाँ पे है, और कुछ कुछ ऐसे ऐसे होंगे, बट दिखेंगे तुम्हें ऐसे। अब सही है। तो एक एक करके देखते हैं आपके यहाँ पे, एक एक करके। इन्हें बोलेंगे परी कोटिए अंकुर। परी कोटिए अंकुर। इन्हें बोलेंगे पत्राकार। पत्राकार अंकुर, है ना। पत्राकार। ये जो पीले पीले दिख रहे हैं ना, इनको हम लोग बोलेंगे सूत्राकार अंकुर, है ना। और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वेस्टिजियल है, यानी हमारे यहाँ अब नहीं पाए जाते। हमारे अनुपस्थित होते हैं। फॉलिएट है पीला, है पीला। अच्छा, ये जो प्रकृति देखिए, सरकम वैलेट, CIR, सरकम, VALLAT, वैलेट क्या, सरकम वैलेट पैपिला। छत्राकार, अगर तुम छत्राकार को देखोगे तो ये होगा मंजी फार्म पैपिला।
अगर तुम सूत्राकार देखोगे तो सूत्राकार को बोलेंगे फिलीफॉर्म पैपिला। फॉर्म पैपिला। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैंने आपको बताया था परिकोटीय, पॉलिएट, छत्राकार, सूत्राकार, ये है जीभ की सारी काम। अब आपने कहा सर लास्ट बता दो, हमने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, बताना क्या है लास्ट, सब कुछ बताऊंगा, यू डोंट वरी। लास्ट बता दो जाते जाते। हमने कहा ठीक है, बताओ क्या पूछना चाह रहे हो। सर ये बता दो कि जीभ का वो कौन सा पार्ट है, जीभ का वो कौन सा पार्ट है जहां पे हर प्रकार के आपके यहाँ पे क्या स्वादेंद्रियां होती हैं। हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, ये देखो। अच्छा, स्वादेंद्रियों के से पैपिला का कोई लेना देना नहीं है। तो कहते हैं जीभ का अग्रभाग, ये अग्रभाग है ना। जीभ का पश्च भाग, जीभ के साइड का भाग, और जीभ के केंद्र का भाग। ये निम्नलिखित हैं: ए, बी, सी और डी। ये जीभ के चार जोन हैं, यस या नो? चार क्षेत्र हैं जीभ के। ये इसके पास स्वाद कलिकाएं होंगी किनके लिए? मीठा। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसे क्या देते हैं? राजस्थान के बच्चे रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि राजस्थान में उल्टा है, और उस उल्टे की भी कहानी है। जानते हो, कभी तुम लोग याद करो कि मैं जब पहली बार राजस्थान में गया तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो सारे मेरे टीचर दोस्त है ना, उन्होंने बोला हमें तुझे पता है यार इन लोगों को तरीका नहीं है कि चाय पानी कैसे पूछते हैं। हमने कहा किसकी बात कर रहे हो तुम? बोले राजस्थान वालों की। हमने कहा कैसे बोल सकते हो यार, पूरे इंडिया में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं ये, सबसे शानदार आवाभगत करने में पधारो मारे देश करके पूरे राजस्थानी इतने शानदार मतलब आपको मतलब करते हैं, आपका आवाभगत करते हैं। कैसे तुम ये बात बोल सकते हो कि उनको चाय पानी पूछना नहीं आता? यार जैसे हम लोग जाते हैं, मतलब मान लो मैं अपने घर से गया खाली पेट, अपने यहाँ पानी दे देते हैं यार ये लोग, खाली पानी। अपने यहाँ कौन देता है खाली पानी? पहले बिस्किट और पानी आता है ना। ये लोग खाली पानी दे देते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब मुझे मौका मिला तो मैं गया इनके यहाँ पे, तो मुझे भी खाली पानी आया। तो जब खाली पानी आया तो मैं उनकी तरफ देख के मुस्कुराया। हमने कहा यार तू बात तो सही बोला था, इनको आवाभगत करना बिल्कुल नहीं आता। फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बचपन में मम्मा लोग क्या कहती थी याद करो, जब हम लोग स्कूल से आते थे, मम्मी पानी प्यास लगी बेटा बैठ जाओ कुछ देर, फैन चला देती थी, और पानी कुछ देर बाद लेके आती थी मम्मी। ऐसा नहीं। अच्छा अपन क्या करते, जाके फ्रिज से निकाल के पी लेते थे। मम्मी मना करती थी, डांटती थी। क्यों? क्योंकि हम धूप से आए हुए हैं, जब तक हमारी बॉडी नॉर्मल नहीं होगी तब तक हमारे बॉडी के अंदर वाटर का इनटेक प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो हमें पहले नॉर्मल होना था। मम्मी कुछ खाना दो, नहीं नहीं बेटा अभी तो कुछ पानी पी लो, थोड़ा आराम करो, फिर खाना देती हूँ। क्योंकि इतने स्ट्रेस में तुम्हारे गैस्ट्रिक जूस, तुम्हारे स्लेवरी जूस नहीं निकलेंगे। जब तुम स्ट्रेस में होगे, टेम्परेचर स्ट्रेस में, तो तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस शो करेगी। जब तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस शो करेगी तो उस समय आपका स्लाइवरी सिक्रेशन नहीं होगा। अगर मम्मी ने फूड दे दिया तो खा खा के परेशान हो जाओगे, चबा ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट है उसे खत्म होने दो, उसके पश्चात हम आपको बेटा खाना देंगे। तो मैंने सोचा राजस्थान में पहले पानी क्यों दे दिया जाता है। फिर बाद में क्या हुआ, जब उनके पास दूसरी ट्रे आई, उसमें पानी भी था, मीठा भी था, चाय भी था और नमकीन भी था। अब मैं सोचा कि यार ये बताओ, पहले उन्होंने खाली पानी दे दिया,
हम उसे पी गए, बिल्कुल नहीं पीना था उसको। आप चाहो तो उसे हाथ मुंह धो सकते थे, आप चाहो तो उसको धीमे धीमे अपने बकल कैविटी में आराम से न्यूट्रलाइज करते चीजों को। किसी ने नहीं बोला था उठा के पी लो एक गिलास पानी, क्योंकि हम यूपी में हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, या ये जो आपके यहाँ पे हिमाचल और ये सब रीजन है, इन सब का जो टेम्परेचर नॉर्मल है, यहाँ पर आप बाहर घूम के आए तो आपको हीट शॉक नहीं लग गया। आप जून में नहीं हो, जून की मैं दोपहर में केवल ऐसा होता है, राजस्थान में मोस्टली टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो ये कल्चर उनके यहाँ पे उनकी भौगोलिक दशाओं को प्रदर्शित करता है कि आप पानी लो, हल्का फुल्का मुंह धुलना है तो मुंह धुलो, वरना हल्का सा हल्का धीमे धीमे पीते रहो। क्योंकि अगर उनका मकसद तुम्हें पानी पिलाना होता तो दोबारा चाय, नमकीन, बिस्किट के साथ पानी नहीं लाते। इसका मतलब वो पहली बार जब तुम्हें पानी दिए थे, गो एंड न्यूट्रलाइज योर बॉडी। आप जाओ और अपने बॉडी को एक बार सामान्य करो, फिर देखना मैं कितना शानदार तुम्हें भोजन देती हूं या देता हूं। तो जब मैं सर के पास बैठा हुआ था तो कुछ देर बाद आया, तो फिर मैं कैलकुलेट करने लगा। फिर मैंने सोचा कि शायद राजस्थान का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए टेम्परेचर से बचने के लिए हम लोग एक गिलास पानी पहले अब आता है और उसे हाथ मुंह धुल सकते हो तुम हल्का फुल्का, या आपके यहाँ पे क्या थोड़ा सा पी भी सकते हो थोड़ा बहुत, फिर न्यूट्रलाइज करो बॉडी को। ओके ठीक है, अब आएगा पानी। तो अब आप मीठा और पानी लो, और फिर आपके यहाँ पे क्या करो, मीठा लो, पानी लो, उसके बाद बढ़िया आराम से नमकीन चाय भी आ गई साथ में, आराम से पीजिए, फिर खाना खाइए। सर क्या बता रहे हो, यही तो। खाने में सबसे पहले क्या आएगा, मीठा, और फिर क्या आएगी चाय के साथ, नमकीन। तो पहले मीठा, फिर आपको मिलेगा नमकीन। और अगर ज्यादा देर तक बैठे रहोगे तो बोल देगा अरे भाई जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे क्लास करनी है अभी, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मेरे फिजिक्स वाला पे। बहुत ध्यान से सुनना, इधर देखो। तो ज्यादा देर रुक गए तो रिश्तों में पड़ जाएगी खटास। तो खट्टा कहाँ पे होगा, खट्टा कहाँ पे हो जाएगा, पीछे। खट्टा कहाँ पे होगा, पीछे। नमकीन कहाँ पे होगा, बीच में। मीठा कहाँ पे होगा, आगे। बहुत ध्यान से भी रुक रहो, यहाँ पे क्या होगा, पता नहीं लेसन सही लिख रहा हूँ कि गलत। ये वाला सा होगा ना, दूसरा वाला, लहसुन। ठीक है, लहसुन देख लेना। लहसुन, अदरक और प्याज का जो स्वाद है वो जीभ में आएगा, तभी तो बहुत मजेदार खाना, मजा आ गया खा, है ना। और भैया मिर्ची कहाँ लगेगी, हर जगह। मिर्च कहाँ लगेगी, हर जगह। खाओगे तो होठों में, पेट में जलन, और जब सुबह फ्रेश होने जाओगे तो कहाँ कहाँ जलन होगी मैं बता भी नहीं सकता। तो मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे सुनो, ये था अपना संपूर्ण जिह्वा और जिह्वा तंत्र। और आपके यहाँ पे तो मीठा हो गया, नमकीन हो गया, खट्टा हो गया, और लहसुन, अदरक, प्याज हो गया। अब जीरा और काली मिर्च मत पूछना वरना बहुत पीटूंगा। और मिर्च कहाँ पे लगेगी, मिर्च एक बर्निंग सेंसेशन है, ये आपको जलन का एहसास देगी। और जलन कहाँ कहाँ होती है, सीने में जलन, है ना, और कहाँ होगी, पेट में जलन, एनस में जलन लैट्रिन के बाद, मुंह में जलन खाते वक्त, हाथों में लगी तो हाथों में जलन, गलती से आंख छू लिया तो आंख में जलन। तो कहाँ कहाँ जलन, हर जगह जलन होगी। तो बस इतना सा था आज आपका लेक्चर। कल हम लोग पहुंचेंगे किसमें, आपके यहाँ पे बकल कैविटी से होते हुए आपके इसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर पहुंचेंगे। तो याद रखिएगा यहां तक का क्वेश्चन, आपका डाउट कोई भी हो आप पूछते रहो, डीपीपी आपके पास लगातार जा रही हैं।
हर डीपीपी का क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन आपके पास जा रहा है। कहीं पर भी कोई दिक्कत आप सभी को हो तो आप मुझे क्लास के अंदर कमेंट्स में जरूर बताएं। जब कभी कोई चीज कमेंट्स लिखें तो याद रखिए आप सजेशन जरूर लिखिए, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे आप लिखना चाहते हो कि सर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, ऐसे करो, तो वो मेरे को मिलता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको मॉडिफाई करता हूँ। मेरे लिए फीडबैक, मेरे लिए मेरे अंदर इंप्रूवमेंट के चांस होते हैं। तो आप सब रेडी है ना? वेरी गुड। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, सेम टाइम सेम चैनल पे, इधर ही, है ना? तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना, जुलो मचाते रहना। मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मेरा सभी बच्चा अपना डेंटल फार्मूला रट के, लर्न करके, समझ के बैठा होगा। वो हर किसी को अपने आसपास पढ़ा रहा होगा कि मैं फिजिक्स वाला पे अमित सर से पढ़ के आया हूं, तो तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मुझसे पढ़ना। और बाकी अगर तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ना है तो आओ ना, फिजिक्स वाला पे बिल्कुल झमाझम पढ़ाऊंगा आपको। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड विथ फिजिक्स वाला। बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।